हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पुनः एक बार आपके सामने प्रश्न बैंक की जो सीरीज चल रही है अपनी, उस पर अगले अध्याय यानी अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में आपने जो अध्याय 12 में आपने देखा था औपनिवेशिक देहात में, उसमें बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग कृपया करके इसको कॉपी पेन के साथ हल करें, और साथ में कोई यदि कहीं परेशानी आ रही है किसी विषय को, इसमें पॉइंट को समझने में, या आपको कोई कंटेंट ऐसा लग रहा है जो आपको कठिन लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसकी समस्या आपका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, उस विषय पे प्यारे बच्चों आज का अपना वीडियो बनना है, और इस इकाई का नाम है इकाई 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस इकाई से बच्चों कुल 10 अंक के क्वेश्चन आने हैं, और इनमें से 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 अंक के, और एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तरी में से 2 अंक का, और दीर्घ उत्तरी में 4 अंक का होगा। तो आपको मालूम है दीर्घ उत्तरी में मैं अभी बना नहीं रहा हूं, दीर्घ उत्तरी के सारे प्रश्नों को लेके मैं पॉसिबल होगा तो एक वीडियो बना के आपके सामने आ जाऊंगा। और इसके बाद बच्चों के जो आ रहे हैं कि मैं सर ज्योग्राफी का बनाइए, पॉलिटिकल के बनाइए, इकोनॉमिक्स बनाइए, तो मैं शीघ्र ही यथाउचित या तो पॉलिटिकल का लेके आ जाऊंगा या ज्योग्राफी का लेके आ जाऊंगा, या हो सकेगा तो यूं कर लूंगा कि एक दिन पॉलिटिकल का, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन पॉलिटिकल का, एक दिन ज्योग्राफी का। फिलहाल आज शुरू करते हैं अपना सफर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न केवल 12वीं की दृष्टि से बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौट के आए तो भारत में जब उन्होंने अपने आंदोलन को जब शुरुआत ही नहीं किया था, भारत को समझने के लिए उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला और उनको भारत का दशा का अध्ययन करने की उन्होंने बात कही। तो इस अध्याय में उनसे और भी संबंधित हैं, तो उस पर आगे बात कर लेंगे। नंबर 2, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन 1928 में आया। इस पे भी इस अध्याय में क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इस पे आगे डिटेल में बात कर लेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो प्यारे बच्चों, ये मुंबई के अधिवेशन में हुआ, ग्वालियर टैंक में हुआ है। करो और मरो का नारा, डू एंड डाई, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था गांधी जी का। इस विषय पे जो आंदोलन है गांधी जी के, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए अभी इस पर ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जा रहा। सबने अवज्ञा आंदोलन का सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की। सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी द्वारा किया। यही मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा अपने जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा आंदोलन जैसे कि इसमें लिखा ही है सबने अवज्ञा आंदोलन है, जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जो पहला अति लघुत्तरी क्वेश्चन उसी से शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों। और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जो अंतिम आंदोलन था। अब प्रश्न आ रहा है, लाला लाजपत राय के नाम से जाने जाते थे? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। चोरा चोरी हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप किसको स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन, अशोक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में घटना हुई, उग्र भीड़ द्वारा थाने को जला दिया गया, और उस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने संभावित तिथि 12 फरवरी के आसपास स्थगित कर दिया था, क्योंकि गांधी जी ने अशोक आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही बोल दिया था कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन होगा। लेकिन इसमें हिंसा हुई तो उन्होंने इसका, हालांकि वो गांधी जी का विरोध भी बहुत अधिक नेताओं द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की। उसका बड़ा नाम तो खिलाफत कांग्रेस स्वराज
पार्टी है, लेकिन स्वराज पार्टी भी लिख दोगे आप। 1925 में इस पार्टी का 1923 में गठन किया, 25 में चुनाव लड़ी। ये जो इस कांग्रेस का जो गठन हुआ इस पार्टी का, वो गांधी जी के अशोक आंदोलन स्थगित के विरोध के स्वरूप में ही प्यारे बच्चों इस पार्टी का गठन हुआ था। ये कांग्रेस के भीतर अंग्रेजों का विरोध चुनाव के माध्यम से विधानसभाओं विधानमंडलों में पहुंचकर विरोध करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो यहां पर कांग्रेस ने। प्यारे बच्चों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन में पहले में और तीसरे में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उन समझौते के अंतर्गत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसलिए कांग्रेस के द्वारा गांधी जी यहां पर नहीं आएंगे, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो इसमें पार्टी को सम्मिलित होना था, न कि व्यक्ति को। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी गांधी जी हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। धरसाना कांड का नेतृत्व सरोजनी नायडू मणिकलाल गांधी द्वारा किया गया था। सरोजनी नायडू और मणिकलाल गांधी ये धरसाना आंदोलन के मुख्य रूप से, ये क्या कहते हैं आप कहना चाहिए, ये मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाले थे। सरोजनी नायडू आपको मालूम है, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रही बच्चों, तो आपको ये भी देखना है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई? 1932 में, या लिख लो 16 अगस्त 1932 को। ये सांप्रदायिक पंचायत, इसको अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो शासन करो नीति के अंतर्गत बच्चों लागू किया गया था। और इस आंदोलन में कांग्रेस ने दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन में सम्मिलित कर लिया था। और इस पृथक निर्वाचन के सम्मिलित होने से जो हिंदू समाज था अगर कहें, तो उसमें फूट डालने का अंग्रेजों ने काम कर दिया। और इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गए। गांधी जी इस समय जब ये सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, उसके समय ये गांधी जेल में थे, अंबेडकर गांधी जी के बीच मतभेद हो गए। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये निकला कि भारत की स्थिति एक दिन बहुत भयानक लगने लगी थी। इसका अगर आपको समझना है तो इस पर पूना पैक्ट पर हमारा बच्चों पूरा एक वीडियो डला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था बच्चों। अब आते हैं अपन सही जोड़ियों पर। तो बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से संबंध था बच्चों इनका। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था बच्चों। लाला लाजपत राय, ये पंजाब का बता ही दिया था मैंने, ये शेरे पंजाब हो गए। मोहम्मद शौकत अली, अभी इस पे क्वेश्चन है बच्चों तो हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। ये खिलाफत आंदोलन, ये 4 नंबर आ जाएगा। मोहम्मद शौकत अली है ना, और इनके 2 भाई थे अली बंधु जिनको बोलते थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, जो क्वेश्चन आप पर आएगा। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, ये 5 नंबर पर है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये 6वें नंबर। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक प्रश्न और आप यहाँ लिख लो, नोट कर लो। उनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था और उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था जिसको खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों सत्य को देखेंगे अपन। अशोक आंदोलन 1922 में चलाया गया था, 20 से लेकर 22 तक। बिल्कुल जी हाँ, चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल बच्चों, ये भी सही है। शहीद भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था, नहीं लिया। कांग्रेस की ओर से किसी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्यारे बच्चों भाग नहीं लिया था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, बिल्कुल सत्य है। और चंपारण और खेड़ा में अंग्रेजों विरुद्ध किसान आंदोलन हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका नेतृत्व, इस पर क्वेश्चन हम आपको यहां पर है शायद, तो हम देखेंगे। खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और चंपारण में स्वयं महात्मा गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर हमारे सामने आए थे बच्चों। इसके अलावा
लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। भगत सिंह बटुकेश्वर ने केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका? 1929 में। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बच्चों क्या फेंका गया था? एक बम फेंका गया था। प्रतीकात्मक रूप से ये घोषणा करना चाहते थे कि हम भी अंग्रेजों के अगेंस्ट जैसा अंग्रेज व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार करेंगे। वहां वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। खुली जगह में उन्होंने, यहाँ किताब में अगर आपके में चाहो तो इसमें 8 अप्रैल भी लिखा है, 8 अप्रैल 1929 भी आप कर सकते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखना ही आपको है। 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी 1915 में लौटे हैं। और मैं आपके लिए एक यहाँ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, 1915 में किस डेट को महात्मा गांधी लौटे? ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि इस दिन को ही भारत सरकार प्रवासी दिवस के रूप में बच्चों मनाती है। मैंने आपको ये इतना हिंट दे दिया है, तो आप मुझे ये बताएंगे गांधी की आत्मकथा का नाम क्या? तो अभी आपने पढ़ाई था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने कब पारित किया? दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम लिखिए, तो असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये आप लिख लेंगे बच्चों। अब यहां से बच्चों आपके लिए 2 अंक के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो 2 अंक के क्वेश्चन में सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के अंतर्गत बनाई थी। और बच्चों इसके साथ मैं आपको ये और बता दूं कि दांडी यात्रा जो है वो सबना अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा है बच्चों। सबना अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही महात्मा गांधी द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया था। दांडी यात्रा का प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को किया गया था। इस यात्रा को प्रारंभ करने के पीछे उनका उद्देश्य हर भारतीय को नमक बनाने का कानूनी अधिकार दिलाना था। अंग्रेज के समय में बच्चों कानून बना रखा था कि नमक कोई भी भारतीय नहीं बना सकता। यदि वो बनाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, उस पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा। नमक जैसी एक सामान्य अति आवश्यक चीज भी भारतीयों को अंग्रेजों से कर अदा करके खरीदना पड़ता था। तो गांधी जी ने इसलिए नमक कानून को असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनाया, क्योंकि नमक जैसी अति आवश्यक वस्तु पर भी भारतीयों को कर अदा करना पड़ता था। नंबर दूसरा, गोलमेज सम्मेलन को क्यों बुलाए गए और क्यों विफल हो गए? तो अंग्रेजों द्वारा, एक लाइन में इसका पूरा सार लिख दिया बच्चों मैंने, अंग्रेजों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। बस इतनी लाइन आप इसमें कर दोगे तो ये शिष्या का ये आंसर आपको मिल गया, क्यों बुलाए गए थे। बस संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए। अब फिर हो गया दूसरा पोर्शन, ये विफल क्यों हो गया? ये तो कैसे? सांप्रदायिक समस्या पर विवाद, स्वराज या सुशासन के प्रश्न पर भारतीय और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में मतभेद के कारण ये सम्मेलन स्थगित हुए। रॉलेट एक्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको पूरे डिटेल में समझना है तो इस पर भी हमारा वीडियो डला हुआ है रॉलेट एक्ट पे। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई, क्योंकि भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए दीर्घ अवधि के लिए जेल में बंद कर सकता है। अब इस पर मैं डिटेल में तो समझा नहीं सकता, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो देख सकते हैं। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया? साइमन कमीशन के विषय में बच्चों आपको मैं बता दूं, साइमन कमीशन भारत की राजनीतिक दशा का अध्ययन करने के लिए आया था। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई थी कि प्रत्येक 10 साल में भारत की राजनीतिक दशा का अध्ययन करके भारतीयों को और क्या बेहतर दिया जा सकता है, उसके लिए अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। 1929 में चूंकि चुनाव होना था तो वर्तमान सरकार थी, उसने उसको थोड़ा सा पहले करके और साइमन कमीशन को भारत भेज दिया। लेकिन इसका बड़ा व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, क्योंकि 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। 1927 में गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग हो गया है
कि यहां के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। कौन से? जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, और इससे पहले 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, और इससे पहले 1892 के अधिनियम के अंतर्गत भारत को कुछ रियायतें दी जा रही थी। वो रियायतें बढ़ाई जाए क्या? ठीक। और क्या आगे करें? ठीक है, लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और उनका स्वरूप क्या हो, वो अधिकार होंगे तो कौन होंगे, क्या होंगे। परंतु इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इस आयोग का विरोध हुआ। खिलाफत आंदोलन, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, खिलाफत आंदोलन में बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की राज्य न केवल छिन्न भिन्न हो गया, बल्कि तुर्की सुल्तान के समस्त अधिकार भी छीन लिए गए। देखो आप, खिलाफत आंदोलन भारत की समस्या के लिए नहीं चलाया जा रहा था बच्चों, ये खिलाफत आंदोलन तुर्की में अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ किए गए व्यवहार के लिए चलाया जा रहा था। क्यों? इसका नाम ही है खिलाफत। खिलाफत शब्द बना है खलीफा से, और खलीफा मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु होता है, और वो सुल्तान तुर्की का, उसको वो अपना खलीफा मानते थे, क्योंकि खलीफा तुर्की में रहते थे, और तुर्की राज्य को अंग्रेजों ने हराकर उस राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। तो भारत के मुसलमान अंग्रेजों पर इसलिए दबाव डाल रहे थे कि तुर्की के साथ उचित सम्मान पूर्वक व्यवहार हो। इसी के लिए भारत में अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। आप इसमें मैंने लिखा है, तो आप चाहे यहां से लेके यहां तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यही बच्चों इसका लिखा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल भी बोला जाता है इनको। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और 3 हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों भारत के उग्र राष्ट्रवादी नेता थे बच्चों। भारत में कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। 1885 से लेकर 1905 का कार्यकाल प्यारे बच्चों उदारवाद के नाम से जाना जाता है। ये कार्यकाल को कांग्रेस का अंकुरण कह दो, राष्ट्रीयता का अंकुरण था। ये लोग राष्ट्रीयवादी थे, ऐसा नहीं है। चाहे उसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं में व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, लेकिन ये सब कांग्रेसी लोग अंग्रेज के शासन को अच्छा मानते थे। वो ये कहते थे अंग्रेज हमको संवैधानिक व्यवस्था को सिखाएंगे, शासन कैसे चलता है ये सिखाएंगे। और इन्होंने 1905 तक ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित नहीं की कि जिससे कि ये कहा जा सके कि ये नेताओं ने भारत के लिए कुछ अच्छा प्राप्त किया। इसी कार्य के अगेंस्ट, किसके? उदारवादियों के कार्य के विरुद्ध एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको कहा जाता है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, है ना, ये लोग वो थे जो कह रहे थे बातों से हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें त्याग बलिदान करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें लोगों के सामने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक ने पेपरों के माध्यम से लोगों को जागृत किया, और प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे बच्चों बाल गंगाधर तिलक, जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के कारण 6 साल का सश्रम कारावास इन्होंने भुगता। तो ये उनका ये महत्व हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ टिट फॉर टैट की बात कही, और यही इनका ये जो महत्व है, ये इनका यही महत्व है कि इनके पद चिन्हों पर चलकर क्रांतिकारी पैदा हुए। भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, ये सब इन्हीं की विचारधारा से जन्मे हुए लोग थे। ये पैरेलल 2 विचारधाराएं चल रही थी। उदारवादी विचारधारा के पोषक मैंने बताया आपको, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी भी कहां चले गए? किस विचारधारा की ओर चले गए? उदारवादी विचारधारा। लेकिन उन्होंने कहा उदारवादियों ने कुछ प्राप्त नहीं किया, इसके बदले में हमें गलत, अंग्रेज हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, बंगाल विभाजन कर रहे हैं, हमारे साथ फूट डालो शासन कर रहे हैं, हमारे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम लीग का जन्म करा रहे हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ हमें अंग्रेजों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी को उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। बाल पाल लाल इसी के नेता थे, और ये बहुत लर्नेड लोग थे बच्चों। इन्होंने केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से
आज आप जो गणेश उत्सव मनाते हैं ना, इस गणेश उत्सव को मनाने के श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। इन्होंने ही गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया, और इसके पीछे उनका रीजन ये नहीं था कि हिंदूवादी शक्तियों को प्रोत्साहन देना था, नहीं, ये धार्मिक प्रतीक के माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे और हम तब अपनी बात इनके बीच में आसानी से पहुंचा सकेंगे। तो आइए समझते हैं। बाल पाल उग्रपंथी या उग्रवादी थे जो कांग्रेस की उदारवादी नीति के घोर विरोधी थे। उग्र राष्ट्रवादियों ने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध को राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने त्याग बलिदान के माध्यम से जनता के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसमें हमारे वीडियो भी डले हुए हैं, आप चाहें तो उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। बारदौली आंदोलन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रीयता के जनक, आज हम जिस भारत को आकार में देख रहे हैं बच्चों, 32,87,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल जो हमारे पास है, वो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी आंदोलन से उभर के आए थे। आज हम जो सरदार कहते हैं बच्चों, ये उसी आंदोलन में महिलाओं ने उनकी नेतृत्व क्षमता को देकर सरदार की उपाधि दी थी। ये आप क्वेश्चन याद कर लेंगे। बारदौली आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक, सफल आंदोलन रहा बच्चों। यह एक किसान आंदोलन था। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने 30% तक कर वृद्धि कर दी। किसानों की बिगड़ दशा को देख रहे हो, उनकी स्थिति है कि नहीं कि वो कर अदा कर सकते हैं कि नहीं, उपज बढ़ नहीं रही है, टैक्सेशन बढ़ रहा है, किसान की हालत खराब है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर, बारदौली में पहुंचे। उन्होंने एक संगठित आंदोलन किया और संगठित आंदोलन से अंग्रेज घबराए और अंग्रेजों ने 30% से टैक्सेशन को घटाते हुए प्यारे बच्चों कितना कर दिया, मात्र 6.3% कर दिया। और सरदार पटेल ने जो गजब नेतृत्व की क्षमता दिखाई, उसी गजब नेतृत्व की क्षमता से बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया, जिन्हें आज हम पूरा विश्व सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। तो आप इसका चाहें तो इस अलग से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चरखे का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया? चरखा आम लोगों का प्रतीक था। गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे प्यारे बच्चों, वो बहुत दूरदृष्टा थे। चाहे एक कड़ी थी हमारे पास, चाहे वो गांधी जी हों, पटेल हों, बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, इन सारी जो श्रृंखलाएं थी, इन्होंने लोगों की आत्मा को पहचाना। जैसे गांधी जी ने सबना आंदोलन में नमक को हथियार बनाया, ऐसे असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने चरखे को हथियार बनाया, क्योंकि चरखा आम आदमी का प्रतीक था, राष्ट्रीयता का प्रतीक था, स्वाभिमान का प्रतीक था और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। इसलिए चरखे को जनमानस से जोड़ के उसको राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ना था। वैसे कहते आओ मेरे साथ लड़ो, तो शायद लोग नहीं खड़े होते, लेकिन चरखे के माध्यम से, नमक के माध्यम से आम आदमी को लगा ये आदमी मेरी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो आप देखें, चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि यह आम लोगों से संबंधित था, स्वदेशी, आर्थिक प्रगति का प्रतीक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, ये स्वदेशी और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था। गांधी जी स्वयं प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। यही कारण है कि चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। 9वां प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न, किसान महात्मा गांधी जी को किस प्रकार देखते थे? किसान महात्मा जी को मसीहा के रूप में देखते थे। मैंने बता दिया आपको, चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ, चंपारण में गांधी जी पहली बार लोगों के सामने राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हुए आए। लोग बात करना शुरू कर दिए कि ये गुजरात का लड़का व्यक्ति हमारे बीच आया है जो हमको बांधे चला जा रहा है। ये उनकी गजब की नेतृत्व क्षमता हमने पहली बार असहयोग आंदोलन से भी कब देखी? इस चंपारण में किसानों के साथ बहुत क्या कहना चाहिए, अंग्रेजों का शोषण पूर्वक व्यवहार था। अब मैं बच्चों में डिटेल में यहां नहीं समझा सकता, इस पे भी मेरा वीडियो डला हुआ है, आप चाहें तो चंपारण को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गांधी जी ने नेतृत्व क्षमता यही सबने प्रदर्शित की। चंपारण खेड़ा आंदोलन में किसानों की समस्याओं का निराकरण कर गांधी किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय बनकर उभरे। किसान गांधी जी को अपना मसीहा एवं हितैषी मानने लगे और वे उन्हें भारत का भाग्य विधाता खोजने लगे। ठीक बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है? ये स्टूडेंट होने के नाते आपको बच्चों समझना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें किस हद तक गहरी हो गई थी और इस सांप्रदायिकता की जड़ों ने भारत को क्या दिया। अंग्रेजों ने जब ये तय कर लिया कि हम भारत का
संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे, भारत को हम स्वतंत्रता देंगे और स्वतंत्रता देने के बाद उसका स्वरूप क्या होगा ये भारतीय तय करेंगे। तो इस बात को लेकर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों को बहुत अधिक पीड़ा हुई। उन्होंने बार बार दबाव बनाया अंग्रेजों को कि हमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत दीजिए, हमें पाकिस्तान दीजिए, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अलग होगा। जब अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी और संविधान सभा की जब घोषणा कर दी, कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी ने भी संविधान सभा को स्वीकार करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो अब मुस्लिम लीग को लगने लगा अब तो ये हाथबाजी हमारे निकल रही है, तो उन्होंने अंतिम हथियार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और इसमें बच्चों इतने जबरदस्त तरीके से दंगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए, विकलांग हुए, करोड़ों की संपत्ति जला दी गई और मुस्लिम लीग अपनी मांग मनवाने के लिए अडिग हो गए। गांधी जी बंगाल में जो सर्वाधिक ये प्रभावित क्षेत्र था, गांधी जी ने वहां का दौरा किया और वहां तब जाकर स्थिति कुछ हद तक संभली और उसका ही दुष्परिणाम था कि अंततः भारत का विभाजन करना पड़ा। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई मुस्लिम लीग की इसके लिए उत्तरदायी हम कह सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत की स्वतंत्रता मांग मानने अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से 16 अगस्त, प्यारे बच्चों डेट याद रखेंगे आप, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत की, जिस कारण पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में सैकड़ों जानें गईं, हजारों लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। बहुत भीभत्स आप दृश्य देखें, पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि हमारे संविधान स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से आज हमको ये दिन शुभ अवसर हमको देखने को मिल रहा है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इस पर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। वो कह ही रहा है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ये गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। सत्याग्रह मूल अर्थ सत्य के प्रति आग्रह अर्थात प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के बल पर क्या करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये पूरा वीडियो क्वेश्चन 2 नंबर के देखे। आशा करता हूं आप इसका लाभ उठाएंगे। अगला अध्याय लेके अगले दिन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।